स्टूडेंट्स, मैं निशु कॉमर्स लर्निंग क्लासेस से आज आपके लिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ नए कंसेप्ट्स आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें से आपके पास ये कंसेप्ट रहेंगे जो मेन एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो फर्स्ट रहेगा हमारा ग्रोस एंड नेट, एंड देन हम नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम ग्रोस एंड नेट के बारे में तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ग्रोस एंड नेट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कि नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कॉमर्स लर्निंग क्लासेस से निशु कुछ नए कंसेप्ट लेकर आई हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट के, जो कि हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें से हमारे पास 3 मेन कंसेप्ट रहेंगे, ग्रोस एंड नेट, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक। इसके अलावा हम मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को भी स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, ग्रोस एंड नेट। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये मेरी वीडियो नहीं देखा है तो वो प्रीवियस मेरी वीडियोस में ये ग्रोस एंड नेट के बारे में देख सकते हैं कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बाकी स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि ग्रोस एंड नेट क्या होता है। ग्रोस में ऑलवेज जो हम ग्रोस हमारा होता है इन्वेस्टमेंट में, हमेशा कैलकुलेट जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो ऑलवेज ऐड होता है। तो इट मीन्स कि ग्रोस जो है कभी भी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एंड जो नेट होता है, नेट निकालने के लिए हमें ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, तभी हम नेट निकाल सकते हैं। और कभी भी किसी कंट्री की जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं या हम अपनी इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नेट बेसिस पर ही हमें ट्रू रिजल्ट निकालती है, ऑलवेज दिखाती है। तो नेट से हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर का ऑलवेज पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। ये चारों टॉपिक हम क्लियर करेंगे। और उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे चलेंगे। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम को, इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम अर्न कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर रहेगा, नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं। Normal residence is said to be one who ordinarily reside in a country and whose center of economic interest lies on that country. Normal residence हमारे वो पर्सन होते हैं जिनका जो इकोनॉमिक्स, जो ऑर्डिनरी उसी कंट्री के अंदर रिसाइड करते हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो उसी कंट्री के अंदर लाइज करता है। मतलब कि वो रह भी वहीं रहे हैं, वो कमा भी वहीं रहे हैं, उनकी अर्निंग भी वहीं से है एंड उनकी स्पेंडिंग भी वहीं से ही जुड़ी हुई है। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, कि मतलब वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर अर्न कर रहे हैं, वहीं पर अपनी स्पेंडिंग को खर्च कर रहे हैं। मतलब अर्न वहीं कर रहे हैं, रिसीव वहीं कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स, एंड वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी वहीं दे रहे हैं, वहीं की गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू। अब इंडिया के लिए क्या डिजायर होती है कि एक वो बंदा वहां का नॉर्मल रेजिडेंस होता है कॉन्टिन्यू लिव मोर देन 1 ईयर। अगर एक बंदा 1 साल से ज्यादा वहां रह रहा हो तो वो वहां का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस। उसके बाद सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वर्क ऑन, अगर हमारी कंट्री का कोई भी सिटीजन वो वर्क करता है किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो सिर्फ वहां पर एक जॉब के पर्पस के लिए गया हुआ है। मतलब जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ लाइज करता है, इंडिया के अंदर। उसको सैलरी कौन दे रहा है, इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। तो वो कहाँ का रेजिडेंस हुआ, इंडिया का रेजिडेंस। एम आई क्लियर स्टूडेंट कि नॉर्मल रेजिडेंस वो पर्सन होते हैं ऑर्डिनरी वहीं पर रिसाइड करते हैं, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी कंट्री में लाइज करता है, वो वहीं पर अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, वहीं की गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब हम बात करेंगे, मान लो कोई भी पर्सन वो इंडिया का पर्सन है और वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका
इंडिया क्या है, इनकी मेंबर है। बट हमारी यहाँ का कोई पर्सन, इंडिया ने उसको भेजा हुआ है वहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ, बट उसको सैलरी कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो वो कहाँ का रेजिडेंस माना जाएगा, वो ऑलवेज इंडिया का ही रेजिडेंस माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द एम्बेसडर फॉर इंडिया इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आर कंसिडर्ड नेशनल सिटीजन, हमारी कंट्री का सिटीजन होंगे। कोई भी हमारे फॉरेन जो हमारी कंट्री के एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर्स, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो कहाँ के सिटीजन माने जाएंगे, वो इंडिया के सिटीजन्स माने जाते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम के अलावा स्टूडेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं द इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया में रह रहे नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो इनकम होती है, जो हमारी कंट्री के अंदर अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन से इकट्ठा करके भी वो हमारी कंट्री के अंदर भेजे जाते हैं, वो भी हमारी कंट्री के ऑलवेज नॉर्मल रेजिडेंट्स ही माने जाते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जिनकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन इसी लोकेशन पर आकर रहती है, इसी लोकेशन पर वो कमाते हैं, यहीं पर उनको मतलब स्पेंडिंग करते हैं, यहीं पर वो उनकी अर्निंग है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, अगर वो बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाइज करता है हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक रेजिडेंस नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद अब हम चलेंगे एनआरआईज की बात। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया की बात करने जा रहे हैं। पर्सन डेट आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ द गिवन इकोनॉमी आर रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो हमारी इकोनॉमी के मतलब जिनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारी कंट्री में लाइज नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब बंदे हमारी कंट्री में रिसाइड तो कर रहे हैं बट उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनके देशों में लाइज करता है। मान लो यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो बाहर अलग अलग नेशन से जो पर्सन्स हैं वो आकर यहाँ से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई कनाडा से आता है, कोई जर्मनी से आता है, तो मतलब कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, तो अलग अलग देशों के जो क्या आ रहे हैं पर्सन्स आकर यहाँ पर आईएमएफ इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर काम करते हैं, और ये कहाँ बनी हुई है, इंडिया के अंदर बनी हुई है। तो इन पर्सन्स को जो अलग अलग देशों के पर्सन्स आकर इस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ से लाइज करता है, इनको सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको सैलरी इन्हीं के देश ही प्रोवाइड कर रही है। मतलब इंडिया इनको सैलरी नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई है। तो इनका जो एक्चुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज है ऑन दैट कंट्री, इनकी खुद की कंट्री में लाइज करता है, ये वहीं पर ही स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये इनकी अर्निंग भी वहीं से जुड़ी हुई है, इनकी स्पेंडिंग एंड इनका एक्यूमुलेशन, ये पैसा इकट्ठा करके भी वहीं सब कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ये कभी भी इंडिया के निवासी नहीं माने जाते हैं, चाहे ये 1 साल से ज्यादा रहे। एम आई क्लियर? इंडिया के लिए एक रूल है, अगर कोई बंदा 365 दिन से ज्यादा अगर हमारी कंट्री के अंदर रिसाइड करता है तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंस माना जाता है। बट ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी वर्कर हैं जो काम करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हुए हैं, इनका इकोनॉमिक 365 दिन से ऊपर यहाँ रहता हो, एज वेल एज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर हमारी कंट्री के अंदर है, तो वो कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। बट नॉन रेजिडेंस की कंडीशन में क्या रहेगा हमारे पास, कि वो पर्सन चाहे यहाँ पर रहता 365 दिन के ऊपर है, बट उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर लाइज नहीं करता, तो वो यहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा, एक नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। इट इज लेस देन 1 ईयर, और इनका जो भी नॉर्मल रेजिडेंस की दूसरी कंडीशन, अगर एक बंदा 365 दिन से कम के लिए यहाँ पर आया है तो वो कभी भी इंडिया का निवासी नहीं। मान लो कि कोई टूरिस्ट आए हैं इंडिया के अंदर, तो वो कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माने जाते हैं। उसके अलावा फॉरेन वर्किंग इन इंडिया, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई भी फॉरेनर्स, मान लो कोई आईएमएफ का जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियंस या फिर अलग अलग देशों के जो लोग हैं
वो इसमें आकर उसके मेंबर बने हुए हैं, बट वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको इंडिया सैलरी देगा। उसका जो फंड है सारा वो बाहर से आता है और वो उनको उनके देश प्रोवाइड करते हैं। तो वो कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं, चाहे वो कितने भी लंबे समय तक यहाँ पर रिसाइड करें, क्योंकि उनका जो एक्चुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनके खुद के देशों से जुड़ा हुआ है, ना कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरनर्स एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉरनर्स जो है काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, विच आर लोकेटेड इन इंडिया। ये चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, अगर हमारी कंट्री के कोई एम्बेसडर हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जाके काम कर रहे हैं, बट उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। हमारी कंट्री के जो एम्बेसडर्स हैं वो बाहर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, इंडिया से जुड़ा हुआ है। उनकी जो अर्निंग है, स्पेंडिंग है एंड एक्यूमुलेशन है वो हमारी कंट्री में है, तो सो दैट वो क्या माने जाएंगे, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स। एम आई क्लियर। कोई फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उनका जो वो रह तो बाहर रहे हैं, बट वो काम किसके लिए कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ के निवासी माने जाएंगे, ऑलवेज वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया माने जाएंगे। डज नॉट कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स, उनकी इनकम कभी भी एनआरआई की इनकम नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन देशों के लिए काम नहीं कर रहे। वो इंडिया से गए हुए हैं सिर्फ इंडिया के लिए काम करने। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और ज़्यादा हम डिटेल में इसको क्लियर करते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिडेंट्स, टूरिस्ट आए हैं एंड विजिटर्स आए हैं, कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसी का, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स एंड आर्म फोर्सेस एंड फॉरेन कंट्री। देखो कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, क्या वो 365 दिन तक इंडिया के अंदर ही रह जाएंगे या इससे ज़्यादा के लिए, 1, 2 या 3 महीने के लिए आते हैं वो, तो वो कभी भी इंडिया के मेंबर्स नहीं माने जाते हैं। कोई फॉरेन की एम्बेसी है, सपोज कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर बनी हुई है, तो वो कभी भी इंडिया का मेंबर नहीं माना जाता है। वो तो अपने देश के लिए काम करने के लिए यहाँ आए हैं, चाहे वो 365 दिन से ज़्यादा के लिए भी रहे, फिर भी वो इंडिया के अंदर इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, कोई भी ऑफिशियल्स हो जाए, डिप्लोमेट्स हो जाए, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हो जाए हमारे, या फॉरेन कंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, वो सिर्फ इंडिया में एक पर्पस के लिए आए हुए हैं। जैसे कि मान लो इंडिया के अंदर G20 समिट हुआ था इस बार, तो वो कुछ दिन के लिए 15 या 20 दिन के लिए आए, ठीक है, तो वो कभी भी इंडिया के मेंबर्स नहीं माने जाते हैं। वो सिर्फ एक ऑफिशियल वर्क के लिए, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह यहाँ पर जो आई थी, सिर्फ वो एक अपने वर्किंग पर्पस के लिए आई थी, वो कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनकी खुद की कंट्री में लाइज करता है। उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो इंडिया के अंदर एक कोई WTO बनी हुई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करते हैं अलग अलग देशों के लोग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, जापान, इटली, तो अलग अलग देशों के काम करते हैं, लेकिन ये बना कहाँ हुआ है, इंडिया में, बट इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनकी खुद की कंट्री में है, तो ये सारे क्या होंगे इंडिया के लिए NRIs, वो कभी भी इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेजल्स, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजन वर्कर, जो एक सीजन के लिए आती है सिर्फ हमारी कंट्री में, वो एक सीजनल वर्कर हैं। कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, वो सिर्फ काम के लिए आते हैं। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेन यहाँ आता है दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का कोई पायलट उसको लेके आता है दिल्ली यहाँ पर, तो वो एयरक्राफ्ट मेंबर है, वो सिर्फ अपने काम के लिए आ रहा है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसकी खुद की कंट्री से जुड़ा हुआ है, तो वो भी इंडिया का मेंबर नहीं माना जाएगा। वो NRI है इंडिया के लिए, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है, चाहे वो डेली 3-4 दिन में एक बार आ रहा है, 2 दिन बार आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बॉर्डर वर्कर्स, कंट्री के जो जियोग्राफिकल फ्रंटियर्स पर काम करते हैं, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का कोई बॉर्डर है या भारत नेपाल का बॉर्डर है, उस पर जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो उन देशों के हैं, वो चाहे हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं बट वो उन देशों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे नए कंसेप्ट ऑलवेज लेके आती रहूँ।